लाइफ की इस विस्तृत और गहन चर्चा में सभी का स्वागत है। आज का विषय ने एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर टिका है। और वो सवाल ये है कि इंसान आखिर ये कैसे तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत? बिल्कुल। मतलब क्या नैतिकता कोई ऐसी चीज है जो जन्म से ही हमारे दिमाग में फिट होती है, या फिर ये समय, उम्र और अनुभव के साथ धीरे धीरे विकसित होती है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार आधार है। हाँ, हमारी आज की चर्चा पूरी तरह से कोलबर्ग थ्योरी mastery.pdf नामक एक बेहद प्रामाणिक स्रोत पर आधारित है, जो कि विशेष रूप से यूपीटीईटी, सुपर टीईटी और सीटीईटी जैसी महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया है। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को गहराई से समझना। बिल्कुल। हम उन 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं के मास्टर प्लान को डिकोड करेंगे जो इंसान की सोच को आकार देते हैं। और साथ ही परीक्षा में बिना किसी कंफ्यूजन के सही उत्तर तक पहुंचने की एक अचूक रणनीति भी तैयार करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प मनोवैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये विषय बाल मनोविज्ञान की उन चुनिंदा अवधारणाओं में से एक है जो सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि मानव स्वभाव को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। अक्सर नैतिकता या मोरालिटी शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी भारी भरकम दार्शनिक विषय की बात हो रही हो। हाँ, लेकिन लॉरेंस कोलबर्ग ने इसे एक बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ढांचे में ढाला। उन्होंने साफ किया कि नैतिकता कोई रातों रात सीखी जाने वाली चीज नहीं है। एक क्रमिक विकास है ना? एकदम सही। जैसे जैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, वैसे वैसे सही और गलत को तौलने का उसका नजरिया भी बदलता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझना किसी भी भावी शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। मुझे सिद्धांत की सबसे बड़ी खासियत यह लगती है कि कोहलबर्ग ने इसे किसी सूखी किताबी परिभाषा से शुरू नहीं किया। उन्होंने कहानियों का सहारा लिया। हाँ, और उन कहानियों में सबसे मशहूर है हेन्स की दुविधा, यानी हाइंस डायलेमा। बिल्कुल, ये एक ऐसी कहानी है जो किसी को भी गहरी सोच में डाल सकती है। हमारे स्रोत में इसका बहुत ही स्पष्ट वर्णन है। एक आदमी है हेन्स, जिसकी पत्नी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और मौत के कगार पर है। हाँ, और उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक खास तरह की दवा जिसका आविष्कार उसी शहर के केमिस्ट ने किया है। लेकिन वो केमिस्ट उस दवा की लागत से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा है। और जाहिर है हेन्स के पास इतने पैसे नहीं है। वो केमिस्ट के सामने गिड़गिड़ाता है, उधार मांगता है, लेकिन केमिस्ट साफ मना कर देता है कि उसने दवा पैसे कमाने के लिए बनाई है। अब हेन्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो रात के अंधेरे में अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए वो उस केमिस्ट की दुकान का शीशा तोड़ता है और दवा चुरा लेता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हाइंस ने जो किया वो सही था या गलत? लेकिन पता है यहाँ सबसे आकर्षक बात क्या है? इस कहानी का असली जादू इस सही या गलत के जवाब में नहीं है। मतलब कोलबर्ग ये नहीं जानना चाहते थे कि चोरी सही है या गलत? नहीं, उनका मुख्य उद्देश्य ये जानना था ही नहीं कि कोई हाइंस को चोर मानता है या एक सच्चा पति। उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि लोग अपने जवाब के पीछे क्या तर्क दे रहे हैं। अच्छा, जिसे मनोविज्ञान में नैतिक तर्क या मॉरल रीजनिंग कहा जाता है। बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए कि अलग अलग उम्र के बच्चों को ये कहानी सुनाई जाती है। एक बच्चा कहता है हाइंस ने गलत किया, दूसरा बच्चा भी कहता है हाइंस ने गलत किया। लेकिन जब उनसे कारण पूछा जाता है तो जवाब अलग होते हैं। हाँ, पहला बच्चा कहता है क्योंकि पुलिस उसे जेल में डाल देगी, और दूसरा बच्चा कहता है क्योंकि अगर हर कोई ऐसे चोरी करने लगा तो समाज में कानून नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। मतलब दोनों का अंतिम फैसला एक ही है कि चोरी गलत है, लेकिन उनके सोचने का तरीका, उनका तर्क एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और इसी तर्क के आधार पर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की पूरी सीढ़ी तैयार की। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। निष्कर्ष से ज्यादा उस निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया मायने रखती है। अब इसी प्रक्रिया को समझने के लिए कोहलबर्ग के मास्टर प्लान की संरचना पर आते हैं, जो कि स्रोत में दिए गए चित्र के अनुसार बहुत स्पष्ट है। हाँ, इस पूरे विकास क्रम को 3 मुख्य स्तरों यानी लेवल्स में बांटा गया है, और हर स्तर के भीतर 2 अवस्थाएं यानी स्टेजेस हैं। कुल मिलाकर 3 स्तर और 6 अवस्थाएं। तो चलिए सबसे पहले पायदान से शुरू करते हैं। ये है स्तर 1, जिसे पूर्व परंपरागत स्तर या प्री कन्वेंशनल लेवल नाम दिया गया है। ये स्तर मुख्य रूप से 4 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। अगर हम इस उम्र के बच्चों की सोच को व्यवहारिक रूप से देखें तो ये वो समय है जब बच्चे के अंदर अपनी खुद की कोई नैतिकता नहीं होती।
ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, पूर्व परंपरागत। बिल्कुल। इसका मतलब है वो अवस्था जो समाज की परंपराओं या नियमों को समझने से पहले की है। 4 से 10 साल के बच्चों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या सोचता है या कानून क्या है। उनके लिए दुनिया बहुत ही सीधे और सरल नियमों पर चलती है। उनके फैसले पूरी तरह से बाहरी ताकतों से नियंत्रित होते हैं। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक ग्राफिक का इस्तेमाल किया गया है। एक तरफ खतरे का निशान है और दूसरी तरफ एक ट्रॉफी। इसका सीधा अर्थ ये है कि इस उम्र में बच्चा कोई भी काम सिर्फ 2 वजहों से करता है। या तो वो किसी सजा यानी पनिशमेंट से बचना चाहता है, या फिर कोई इनाम यानी रिवॉर्ड हासिल करना चाहता है। सही कहा। उसकी नैतिकता इन्हीं 2 ध्रुवों के बीच झूलती रहती है। और यहीं से इस पहले स्तर की 2 अलग-अलग अवस्थाएं निकलती हैं। पहली अवस्था यानी स्टेज 1 का नाम है दंड और आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। बचपन में हम सभी ने इस अवस्था का अनुभव किया है। हाँ, कोई काम इसलिए नहीं करना क्योंकि वो नैतिक रूप से गलत है, बल्कि इसलिए नहीं करना क्योंकि अगर पकड़े गए तो मार पड़ेगी। स्रोत में इस अवस्था को एक बहुत ही शानदार CTT के PYQ उदाहरण से जोड़ा गया है। अरे हाँ, वो पिछले साल का प्रश्न है। हाँ, परीक्षा में पूछा गया था, एक बच्चा सोचता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि इससे पुलिस पकड़ लेगी। यह कोहलबर्ग के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है? और इसका उत्तर स्पष्ट रूप से स्टेज 1 है। उस बच्चे के दिमाग में ईमानदारी का कोई महान दर्शन नहीं चल रहा है, उसे सिर्फ पुलिस के डंडे का डर है। इस अवस्था में बच्चे बड़ों को एक परम सत्ता मानते हैं। बिल्कुल। उनके लिए माता पिता या शिक्षक जो कह दें वही पत्थर की लकीर है, क्योंकि उनके पास दंड देने की शक्ति है। अगर हेन्स की कहानी इस अवस्था वाले बच्चे को सुनाई जाए तो उसका सीधा सा जवाब होगा कि हेन्स को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर उसे जेल हो जाएगी। लेकिन बच्चे हमेशा इसी डर में नहीं जीते। जैसे जैसे वे 7, 8 या 9 साल के होते हैं, उनकी सोच में एक बहुत ही रोचक बदलाव आता है। वे स्तर 1 की ही दूसरी अवस्था यानी स्टेज 2 में प्रवेश करते हैं, जिसे मनोविज्ञान में साधनात्मक सापेक्षवादी या इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट अवस्था कहा जाता है। ये नाम थोड़ा तकनीकी लगता है। हाँ, लेकिन स्रोत में से बहुत ही मजेदार तरीके से आसान बनाया गया है। इसे जैसे को तैसा या टिट फॉर टैट की अवस्था कहा गया है। अगर इसे उस मशहूर कहावत से जोड़ें, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, यानी तुम मेरा फायदा करो, मैं तुम्हारा फायदा करूंगा, तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है। इस अवस्था में आकर बच्चा थोड़ा चालाक हो जाता है। अब वो सिर्फ डर से काम नहीं करता, बल्कि वो ये देखता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। नैतिकता अब एक तरह की लेनदेन में बदल जाती है। इसे अक्सर कक्षाओं या खेल के मैदानों में देखा जा सकता है। अगर एक बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे की पेंसिल गलती से भी तोड़ दी, तो वो दूसरा बच्चा बदला लेने के लिए उसकी किताब फाड़ देगा। और जब शिक्षक उससे पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब होगा कि पहले उसने मेरी पेंसिल तोड़ी थी। उस बच्चे की नज़र में उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने बस हिसाब बराबर किया है। उसकी नैतिकता इसी लेन देन पर टिकी है। अगर हम इस सोच को हेंज की दुविधा पर लागू करें, तो स्टेज 2 का बच्चा कहेगा कि हेंज का चोरी करना बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने हमेशा उसका ख्याल रखा है, और अब हेंज का फर्ज बनता है कि वो अपनी पत्नी की जान बचाए ताकि वो आगे भी उसके साथ रहे। ये पूरी तरह से स्वार्थ और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने वाली सोच है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक ही स्तर के भीतर सोच में इतना बड़ा बदलाव आ जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 10 साल की उम्र पार करता है, ये पूरी स्वार्थी सोच पीछे छूटने लगती है। यहां से ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। यहां से शुरू होता है कोहलबर्ग का स्तर 2, जिसे परंपरागत स्तर या कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। ये 10 से 13 वर्ष की आयु के किशोरों का समय है। यह वो समय है जब बच्चे का सामाजिक दायरा बड़ा होता है। वो सिर्फ अपने फायदे या नुकसान के बारे में सोचना बंद कर देता है और ये समझने लगता है कि वो एक परिवार, एक स्कूल और एक समाज का हिस्सा है। अब सही और गलत का पैमाना इस बात से तय होता है कि समाज के नियम क्या है और दूसरे लोग क्या उम्मीद करते हैं। यह एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ है। पूर्व परंपरागत स्तर में जहां बच्चा खुद को केंद्र में रखकर सोच रहा था, अब परंपरागत स्तर में वो समाज को केंद्र में रखने लगता है। उसे ये समझ आने लगता है कि एक समूह में शांति से रहने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और उन नियमों का पालन करना एक अच्छे इंसान की निशानी है। इस स्तर के भीतर भी सोच के विकास की 2 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो चलिए सबसे पहले स्टेज 3 की गहराइयों को समझते हैं, जिसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की या गुड बॉय नाइस गर्ल अवस्था नाम दिया गया है। और यहाँ श्रोताओं को ध्यान देना चाहिए,
हमारे स्रोत में इस जगह पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण PYQ अलर्ट जोड़ा गया है। बिल्कुल। यूपी टेट की परीक्षा में सीधे तौर पर यह सवाल पूछा गया था कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था कोहलबर्ग के किस स्तर के अंतर्गत आती है? और इसका सही उत्तर है स्तर 2, यानी परंपरागत स्तर। अगर हम इस अवस्था के नाम पर ही गौर करें तो ये उस दबाव को दर्शाता है जो किशोर उम्र के बच्चे महसूस करते हैं, दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने का दबाव। इस अवस्था में प्रवेश करते ही बच्चे का मुख्य लक्ष्य स्वीकृति पाना हो जाता है। वो काम करना चाहता है जिससे उसके माता पिता, उसके शिक्षक या उसके दोस्त उसकी तारीफ करें। शर्मा जी का बेटा कितना समझदार है, या ये कक्षा की सबसे होनहार छात्रा है, ये वो बैज है जिन्हें बच्चे इस उम्र में पहनना चाहते हैं। अब अगर हाइंस की कहानी इस स्टेज 3 वाले बच्चे के सामने रखी जाए तो उसका तर्क बहुत ही भावुक होगा। वो कह सकता है कि हेन्स को चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी पत्नी को मरने देगा तो समाज उसे एक स्वार्थी और बुरा पति मानेगा। या फिर वो इसका उल्टा भी सोच सकता है कि चोरी करने पर लोग उसे अपराधी कहेंगे, इसलिए उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। दोनों ही परिस्थितियों में निर्णय इस आधार पर लिया जा रहा है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या राय बनाएंगे, यानी छवि चमकाने की एक निरंतर कोशिश। लेकिन ये तारीफ पाने की चाहत हमेशा नहीं रहती। जैसे जैसे किशोर दुनिया को और ज्यादा देखने लगता है, वो स्टेज 4 की ओर बढ़ता है। इसे कानून और व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर की अवस्था कहा गया है। यहाँ पहुंचकर सोच में एक अजीब सा कड़ापन आ जाता है। भावनाएं पीछे छूट जाती हैं और नियम सबसे ऊपर हो जाते हैं। यह माना जाने लगता है कि समाज को चलाने के लिए कानून बने हैं और कानून किसी भी कीमत पर किसी के लिए भी तोड़े नहीं जा सकते। ये अवस्था समाज के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ना? अब बिल्कुल, क्योंकि यही वो सोच है जो एक बड़ी आबादी में व्यवस्था बनाए रखती है। स्टेज 3 में जो बच्चा लोगों की तारीफ के लिए काम कर रहा था, वो अब एक व्यापक सामाजिक ढांचे को देखने लगता है। उसे लगता है कि अगर हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत समस्याओं या जरूरतों का बहाना बनाकर नियम तोड़ने लगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। मान लीजिए रात के 2 बजे सड़क बिल्कुल सुनसान है, फिर भी एक व्यक्ति लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी रोककर खड़ा है। क्यों? क्योंकि नियम है। अगर स्टेज 4 की इस सोच को हेन्स की दुविधा पर रखा जाए तो निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट और थोड़ा कठोर निकलता है। हेन्स की पत्नी का बीमार होना दुखद है, लेकिन इसके बावजूद हेन्स को चोरी करने का कोई अधिकार नहीं है। कानून कानून है और चोरी करना एक अपराध है। भावनाएं कानून से ऊपर नहीं हो सकती। ये तर्क वाकई बहुत मजबूत है, लेकिन साथ ही ये थोड़ा निर्दयी भी महसूस होता है कि एक इंसान की जान चली जाए लेकिन कानून ना टूटे। शायद इसीलिए कोलबर्ग्स की ये सीढ़ियां यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ से हम प्रवेश करते हैं अंतिम और सबसे ऊंचे स्तर में। ये है स्तर 3, उत्तर परंपरागत स्तर या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो 13 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए है। हालांकि स्रोत में ये स्पष्ट किया गया है कि उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई इस स्तर तक पहुंच ही जाएगा। ये नैतिकता का वो शिखर है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ये सच है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो उत्तर परंपरागत स्तर तक पहुंचना एक गहरी बौद्धिक और दार्शनिक समझ की मांग करता है। इस स्तर पर आकर इंसान समाज के बनाए नियमों से ऊपर उठकर सोचने लगता है। वो ये समझ जाता है कि नियम अंतिम सत्य नहीं है। वो खुद के नैतिक सिद्धांत और सार्वभौमिक मूल्यों यानी यूनिवर्सल वैल्यूज का निर्माण करता है। अब वो सही या गलत का फैसला इस आधार पर नहीं करता कि समाज क्या कहेगा या पुलिस क्या करेगी, बल्कि वो ये देखता है कि संपूर्ण मानवता के लिए क्या उचित है। इस व्यापक सोच को स्टेज 5 में बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। इस अवस्था का नाम है सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ इंसान की सोच में लचीलापन आ जाता है। वो समझता है कि कानून कोई आसमानी किताब नहीं है, ये नियम इंसानों ने अपनी भलाई के लिए बनाए हैं। और अगर कोई कानून इंसानों का नुकसान कर रहा है तो उस कानून को अंधों की तरह मानने के बजाय उसे बदल दिया जाना चाहिए। इस अवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों की असली समझ पैदा होती है। अगर हम हाइंस की दुविधा को स्टेज 5 के नजरिए से देखें तो तर्क बिल्कुल बदल जाएगा। यहाँ व्यक्ति ये स्वीकार करेगा कि हेन्स ने चोरी करके कानून जरूर तोड़ा है, लेकिन एक इंसान के जीवन का अधिकार उस केमिस्ट के संपत्ति के अधिकार से कहीं ज्यादा बड़ा है। जीवन बचाना सबसे पहला सामाजिक अनुबंध है। इसलिए ऐसे असाधारण परिस्थिति में कानून को तोड़ा जाना पूरी तरह से न्याय संगत है। इस अवस्था में लोग गलत कानूनों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, शांतिपूर्ण विरोध करते हैं
और व्यवस्था में सुधार की मांग करते हैं। और अब हम पहुंचते हैं कोहलबर्ग के मास्टर प्लान के सबसे अंतिम, सबसे ऊंची और शायद सबसे कठिन अवस्था पर, स्टेज 6, जिसे सार्वभौमिक नीतिपरक सिद्धांत या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कहा जाता है। स्रोत के अनुसार यह नैतिकता का वो सर्वोच्च स्तर है जहां सारे बाहरी नियम, समाज के अनुबंध और कानून पीछे छूट जाते हैं। यहां फैसले सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर लिए जाते हैं, अंतरात्मा की आवाज। ये अवस्था वाकई में असाधारण और बहुत दुर्लभ है। यहाँ व्यक्ति उन सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीता है जो समय, भूगोल और समाज की सीमाओं से परे हैं, जैसे न्याय, समानता और हर मानव जीवन का बिना किसी शर्त सम्मान। जब कोई व्यक्ति स्टेज 6 में पहुंच जाता है तो वो अपनी अंतरात्मा के निर्देशों का पालन करता है, फिर चाहे वो समाज के नियमों के कितने ही खिलाफ क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, वे अपनी इस अंतरात्मा की आवाज के लिए कोई भी सजा भुगतने या यहाँ तक कि अपनी जान देने को भी तैयार रहते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो नेल्सन मंडेला या महात्मा गांधी जैसी शख्सियतों का पूरा जीवन इसी सार्वभौमिक नीतिपरक सिद्धांत का उदाहरण लगता है। उन्होंने उन कानूनों को तोड़ा जो अमानवीय थे और उसके लिए बरसों जेल में काटे। हेन्स की स्थिति में स्टेज 6 का तर्क ये होगा कि एक मानव जीवन को बचाना हर हाल में सर्वोपरि कर्तव्य है। और इसके लिए चोरी करना कोई अपराध नहीं बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता है। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक सफर है, दंड के डर से शुरू होकर अंतरात्मा की आज़ादी तक पहुंचना। लेकिन तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक व्यवहारिक सवाल उठता है। चाय सवाल। इस पूरे सिद्धांत को समझकर एक भावी शिक्षक क्या करेगा? जो छात्र यूपी टेट या सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस ज्ञान का कक्षा में क्या उपयोग है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। स्रोत में इसके शिक्षात्मक महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। एक शिक्षक का काम सिर्फ ब्लैकबोर्ड पर लिख देना नहीं है, बल्कि बच्चों के चरित्र का निर्माण करना है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। एक शिक्षक के रूप में कोहलबर्ग का सिद्धांत आपको ये टूल देता है कि आप बच्चों के नैतिक स्तर को पहचान सकें और उसे विकसित कर सकें। कक्षा में सिर्फ ये बता देना काफी नहीं है कि झूठ बोलना पाप है। बच्चों के साथ नैतिक चर्चा यानी मॉरल डिस्कशंस करना बहुत जरूरी है। जब शिक्षक बच्चों के सामने हेन्स जैसी दुविधाएं रखते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम होते तो क्या करते और क्यों, तो असल में वे बच्चों के दिमाग की कसरत करवा रहे होते हैं। वे बच्चों को उनके वर्तमान स्तर से अगले स्तर तक सोचने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। एक आदर्श शिक्षक वो है जो छात्रों को सजा के डर यानी स्टेज 1 से निकालकर सामाजिक जिम्मेदारी यानी स्टेज 4 या उससे भी ऊपर की सोच तक ले जाए। ये एक बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है। और अब चूंकि हमारी चर्चा का एक बड़ा लक्ष्य परीक्षा की अचूक रणनीति भी है, तो उस पर बात करते हैं। स्रोत में साफ तौर पर बताया गया है कि अलग-अलग परीक्षाओं में इस सिद्धांत से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, अगर लक्ष्य यूपी टेट या सुपर टेट है तो रणनीति फैक्ट्स फोकस होनी चाहिए। इन परीक्षाओं में सीधे तथ्यात्मक सवाल आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अवस्था किस उम्र में आती है। अवस्थाओं के नाम और उनके क्रम आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। ये बिल्कुल सही रणनीति है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब बात सीटेट की आती है तो खेल पूरी तरह से बदल जाता है। हाँ, सीटेट का फोकस कॉन्सेप्ट फोकस है। ये परीक्षा आपकी याददाश्त की नहीं बल्कि आपकी समझ की परीक्षा लेती है। वहां आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि स्टेज 3 का नाम क्या है, बल्कि वहां एक परिस्थिति दी जाएगी, जैसे रोहन अपनी कक्षा में इसलिए शांत बैठा है ताकि टीचर उसे एक अच्छा बच्चा माने। वह कोहलबर्ग के किस स्तर पर हैं? यहाँ आपको उस बच्चे के व्यवहार को देखकर ये पहचानना होगा कि वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था में है। सीटेट के लिए आपको हर अवस्था के पीछे की मानसिकता को समझना होगा। तो इस ज्ञान को पूरी तरह से पक्का करने के लिए स्रोत में दिए गए उस कीवर्ड हैक को आखिरी बार दोहरा लेते हैं, जो परीक्षा में सीडीपी में 30 में से 30 पक्के करने का रडार है। बिल्कुल, याद रखें, मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग, सिद्धांत का नाम नैतिक विकास या मॉरल डेवलपमेंट। आधार हेन्स की दुविधा या हाइंस डिलेमा, जिसमें मुख्य बात नैतिक तर्क की है। और संरचना 3 स्तर और 6 अवस्थाएं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। इन कीवर्ड्स को दिमाग में बैठा लें, परीक्षा में कोई सवाल गलत नहीं होगा। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए यही कहा जा सकता है कि कोहलबर्ग का यह सिद्धांत बाल मनोविज्ञान को समझने का एक शानदार टूल है।
ये हमें ये देखने की शक्ति देता है कि एक बच्चा दुनिया को और दुनिया के नियमों को किस नजरिए से देख रहा है। यह शिक्षकों को बच्चों के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने और उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। एक शानदार निष्कर्ष। हमने आज बच्चों के दंड और पुरस्कार के डर से लेकर किशोरों की छवि चमकाने की होड़, समाज के कठोर कानूनों और अंत में महान विचारकों की अंतरात्मा की आवाज तक का एक लंबा सफर तय किया है। वाकई यह एक गहरी यात्रा रही। नैतिकता का सबसे ऊंचा शिखर है। सही। लेकिन दूसरी तरफ स्टेज 4 यानी कानून और व्यवस्था है जो समाज को चलाती है। यदि कभी किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज समाज के बनाए गए कानून के बिल्कुल विपरीत खड़ी हो जाए, तो एक सच्चे नैतिक समाज को उस व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए? ये बहुत ही जटिल स्थिति है। क्या कभी-कभी सर्वोच्च नैतिकता दुनिया की नजरों में एक भयानक अपराध की तरह दिख सकती है? और अगर हाँ, तो क्या हम उस अपराधी को सजा देकर नैतिक कहलाएंगे या उसे आजाद छोड़कर? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। एक बहुत ही शक्तिशाली प्रश्न। द डीप डाइव की इस गहन चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और सवालों के जवाब खोजते रहिए।